नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज भी हम लोग यहाँ पर 75 क्वेश्चन करने वाले हैं, बिहार एसएससी से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। इसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो जीके का रहेगा और साइंस का रहेगा 25 क्वेश्चन। टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप लोग को पता है कि जो बिहार एसएससी का हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का, वो उसमें लगभग टोटल जो आप लोग को 150 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप लोग को 50 जो हो जाएगा वो रीजनिंग का हो जाएगा क्वेश्चन, फिर 25 हो जाएगा मैथ का क्वेश्चन और 25 साइंस, फिर 50 आप लोग का जीके का रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा और उसमें आप लोग को टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। और 600 में आप लोग अगर 400 प्लस मार्क्स ला जाइएगा तो उसमें आप लोग कट ऑफ पार कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है टोटल हम लोग 55 जो वीडियो है इस पे सेट पे हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ से जाकर आप लोग टोटल वीडियो देख सकते हैं। लगभग 55 54 जो आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रत्येक में आप लोग को सभी में जीके जीएस की बिहार एसएससी से संबंधित की क्वेश्चन है, तो उसे आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। आप लोग का जीके जीएस बहुत ठोस हो जाएगा, ताकि आप लोग कवर मतलब एग्जाम को अच्छी तरीके से करेक्ट कर पाइएगा अगर सभी जीके जीएस को अच्छा तरह से कवर कर लीजिएगा तो वो आप लोग का इच्छा है वो कर लीजिएगा कवर। और बाकी बाद यहाँ पर न्यू वीडियो आते रहेगा आप लोग को जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, रंगभूमि का रचयिता जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी थी ये रंगभूमि है। और जो आप लोग को बता दूं, ये रंगभूमि उपन्यास हो गया मुंशी प्रेमचंद। और जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये दिख रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही हमारा जो भारत माता का आप लोग फिगर देख रहे हैं, भारत माता का जो फिगर तैयार किया गया था वो पहली बार वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, लक्ष्य सेन जो संबंधित है, लक्ष्य सेन वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है आप लोगों की हिंदी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है। आप लोग याद रखिएगा कि पट्टचित्र कला शैली जो मतलब है किस राज्य से संबंधित। आप लोग याद रखिए, उड़ीसा राज्य से ये पट्टचित्र कला संबंधित है। और इसमें जो जिस भगवान को समर्पित है वो है भगवान जगन्नाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो हमारा पट्टचित्र कला जो शैली है वो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 4 में कि वीर सुरेंद्र साय निम्न में से कहाँ के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। तो याद रखिए आप लोग, वीर सुरेंद्र साई जो एक स्वतंत्रता सेनानी है और ये जो रहने वाले थे ये उड़ीसा राज्य के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है आप लोग को कि रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रुइया गोल्ड कप जो संबंधित है वो संबंधित है ब्रिज से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिज से संबंधित है रुइया गोल्ड कप। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 6 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि मैसूर महल डैश का निवास स्थान था। तो आप लोग याद रखिएगा, मैसूर महल जो है ये वाडियरों का निवास स्थान था। बोडेयारों का जो निवास स्थान था वो मैसूर महल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, और प्रश्न संख्या 7 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या की थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या जो है वो मदन लाल धिंगड़ा के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मदन लाल धिंगड़ा। और आप लोग याद रखिए यहाँ पर जो हमारा खुदीराम बोस जी है इसने किसका हत्या किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा जेम्स किंग्सफोर्ड है, किंग्सफोर्ड का हत्या खुदीराम बोस के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 8 में कि रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखिए, जो हमारा रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये स्थित है त्रिपुरा राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 9 में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो भारत के एक उपराष्ट्रपति भी होगा, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 63 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा कि हमारे जो संविधान है उसमें जो प्रधानमंत्री का जिक्र है वो आर्टिकल 75 में है और मुख्यमंत्री का जिक्र जो है वो आर्टिकल 164 में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 प्रश्न संख्या 10 में आपको पूछा जा रहा है कि नहर का वह चैनल जहाँ पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है वो क्या कहलाता है। तब वो कहलाता है लिफ्ट चैनल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिफ्ट चैनल।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 11। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को मतलब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर एग्जाम में आने वाला से है, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11। पूछा जाए आप लोगों की 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो आप लोग याद रखिए, उड़ीसा का सूर्य मंदिर का निर्माण जो कराया गया था वो नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है। आप याद रखिए, जो हमारा हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा वो स्थित है लद्दाख में। हमारे यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, आप लोग याद रखिए, गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में स्थित है। और मानस नेशनल पार्क आप लोग को पता है असम में, और नामदफा नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 की निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तब याद रखिए, बौद्ध स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो सारनाथ बौद्ध स्थल है। तो याद रखिएगा, जो हमारा सारनाथ बौद्ध स्थल है वो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी है सांची। तो सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अमरावती हमारा आंध्र प्रदेश में हो गया, और कारला या कारले जो हमारा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 की अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तब याद रखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, आप लोगों को पता है। और ये जो किया गया था ये 1932 में किया गया था। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हिंदू वृद्धि दर का शब्दावली का सुझाव दिया गया था वो राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकृष्ण जी। और यहाँ पर हमारा जो याद करें हम बात करें हम लोग हिंदू वृद्धि दर का, तो आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी वृद्धि दर जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की जो 1950 से 1980 का बीच में जो हमारा वृद्धि दर था उसी को हम लोग कहते हैं कि हमारा हिंदू वृद्धि दर। याद रखिए आप लोग की भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 से 1980 के बीच का जो वृद्धि दर था भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसी को हम लोग कहते हैं हिंदू वृद्धि दर। तो याद रखिएगा कौन सा कहाँ से कहाँ तक था, 1950 ईस्वी से 1980 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर को क्या बोलेंगे, हिंदू वृद्धि दर। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 16 में कि सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है। आप याद रखिएगा ये स्थित है अमृतसर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमृतसर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 17 में कि भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति है निहित। आप लोग याद रखिएगा ये निहित है अनुच्छेद 123 में। तो आप लोग याद रखिएगा जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो हमारा राज्यपाल है वो जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल 213 के तहत करते हैं। और यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 143 जो कि इम्पोर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, इसके तहत जो है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह तो देंगे वो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, और ना ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा। तो इसका जिक्र जो अनुच्छेद 143 में है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 की आलू यट्टू जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आप लोग याद रखिएगा आलू यट्टू जो लोक नृत्य है ये लोक नृत्य है, याद रखिएगा नागालैंड का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड का ही लोक नृत्य आलू यट्टू। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट में से किस स्थान पर स्थित है। तो याद रखिए जो हमारा सेल के अंदर आने वाला स्टील प्लांट है ये स्थित है भिलाई में। और भिलाई कहाँ है आप लोगों को पता है, भिलाई कहाँ है, याद रखिए ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिलाई। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 20 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि चंद्रनगर 23 जिसे हम लोग चंद्रनगर भी बोलते हैं 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक डैश कॉलोनी थी। ये किसका कॉलोनी था, याद रखिए फ्रेंच का कॉलोनी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 21 की भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण की अवधारणा है रेखांकित। आप याद रखिए ये इसका जो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा ST/SC है इसके लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण जो वो आर्टिकल 330 में जिक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 330। और जो हमारा 331 है
इसमें भी ST/SC का सीटों का जिक्र है, लेकिन कहाँ, लोकसभा में नहीं बल्कि विधानसभा में जिक्र है। विधानसभा वाला पूछेगा तो सॉरी 331 में नहीं 332 में जो हमारा ST/SC का जो विधानसभा के सीटों का आरक्षण है वो 332 में, और जो हम अभी जस्ट बोले 331 में जिक्र है एंग्लो इंडियन का सीटों का जिक्र कहाँ पर, लोकसभा में। और हमारा 333 हो जाएगा एंग्लो इंडियन का सीटों का जिक्र किस में, तो विधानसभा में। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, हमारा 330 जो आर्टिकल है इसमें लोकसभा में ST/SC की सीटों का जिक्र है 330 में, और विधानसभा में ST/SC की सीटों का जिक्र जो है किस में है, तो 332 में हो गया। और हमारा एंग्लो इंडियन हो जाएगा लोकसभा में 331, और हमारा एंग्लो इंडियन विधानसभा में सीटों का आरक्षण वो 333 के तहत है। तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष डैश ईस्वी में हुआ था। तब याद रखिएगा रेमन मैग्सेस अवार्ड का शुरुआत जब 1957 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया को नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। तो याद रखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं, तो रेमन मैग्सेस अवार्ड को बोलते हैं। और आप लोग याद रखिए रेमन मैग्सेस अवार्ड जो पहली बार दिया गया था वो विनोबा भावे जी को दिया गया था। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा प्रश्न संख्या 23 में कि निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। और उसके बाद यहाँ पर है जो भूटान से होकर बहती है वो कौन सी नदियाँ पर याद रखिए बांगछू नदी हमारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बांगछू नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी, और ये कहाँ से बहती है, तो भूटान से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 24 प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है आप लोग को कि ICTP रामानुजन पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो आप लोग याद रखें रामानुजन जो मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस गणित के क्षेत्र में ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 25 प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था। तो आप लोग याद रखिए 1947 में हैदराबाद का निजाम जो था वो उस्मान अली था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उस्मान अली। और उस्मान अली का जो पूरा नाम है आप लोग याद रखिएगा उस्मान अली का पूरा नाम है निजाम उल मुल्क आसफ शाह सप्तम। निजाम उल मुल्क आसम शाह सप्तम जो वो उस्मान अली का पूरा नाम है। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 26 प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। तो जाकिर हुसैन बने हैं, BD जत्ती भी बने हैं, और हमारा जो बीबी गिरी ये भी बने। लेकिन गुलजारीलाल नंदा आप लोग याद रखिए ये एक प्रधानमंत्री है ना कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ये कभी नहीं बने, ये प्रधानमंत्री बने बोले, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 27 की निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक है। तो ये लेखक आप लोग याद रखिए रामचंद्र गुहा इसके लेखक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हमारा डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स है इसका लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा जी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 की भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 24 जनवरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 की विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है। डोनट मॉडल मतलब ये हमारा हो गया दान का मॉडल। मतलब अगर हम लोग किसी को दान करेंगे तभी तो संतुलन बना रहेगा पृथ्वी पर। अगर मान लीजिए किसी के पास ज़्यादा पैसा है और किसी के पास पूरे गरीब है, अगर वो गरीब ज़्यादा पैसा वाला आदमी अमीर आदमी जो गरीब को पैसा दे तो क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा दोनों में, दोनों बराबर स्थिति में आ जाएगा, मतलब अच्छे जीवन जिएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं डोनट मॉडल। तो यहाँ पर यही दिया गया कि यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें कि लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। तो याद रखिए कि किस में हो सकता है, ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं किससे, डोनट मॉडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 29 का। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न संख्या 30। और प्रश्न संख्या 30 देखिए तो हमारा क्या है यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 हमारा यहाँ पर है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए आप लोग तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड। और यहाँ पर हम लोग अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न संख्या 31 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 31 में कि पुराणों के अनुसार जो हमारा यहाँ पर है भगवान विष्णु ने पानी में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा अवतार लिया था, कौन सा रूप बनाया था। तो याद रखिए एक बड़ा अवतार लिया था। जो बड़ा अवतार पता आप लोग को एक सुअर तरह का अवतार होता है, सुअर को हम लोग बड़ा बोलते हैं, वही अवतार लिया था किसने, भगवान विष्णु ने। किस लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग भगवान विष्णु के अवतार का तो आप लोग पता है कि भगवान विष्णु के टोटल 10 अवतार हैं। और वो पहला अवतार जो हमारा है वो कौन सा अवतार है, मत्स्य अवतार है। और मत्स्य अवतार हमारा जो पहला अवतार है किस लिए अवतार लिया था भगवान विष्णु, तो आप लोग याद रखिए जब सृष्टि का विनाश कर रहे थे शंकर जी,
तो इस सृष्टि में फिर से मतलब उद्भव सृजन करने के लिए भगवान विष्णु ने क्या कहता है, जो हमारा मत्स्य अवतार लिया था, और उनमें क्या क्या था उसने कि जो एक जात का मतलब कि दुनिया में बहुत सारे प्रजातियां हैं, तो उनमें से एक एक प्रजाति का जो प्रत्येक प्रजाति का एक एक जो जीव जीव होता है उसको मतलब कलेक्ट करके उसने किसी एक चीज़ पे नाव पे बैठा कर उसको क्या क्या था बचाया था विनाश के समय में। उसके बाद में फिर से क्या हुआ, सृजन हुआ पृथ्वी पर लोगों का। तो यहाँ पर जो हमारा मत्स्य अवतार लिया गया था भगवान विष्णु के द्वारा इसी के लिए सृजन के लिए ही लिया गया था। फिर दूसरा अवतार जो आ जाता है भगवान विष्णु का वो है, आप लोग याद रखिए, दूसरा अवतार जो भगवान विष्णु का वो है कुर्म अवतार। कुर्म अवतार आप लोगों को पता है, कुर्म बोलते हैं कछुआ को। तो कछुआ का अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था, कब लिया था, आप लोग याद रखिए, लिया था जिस टाइम जब आप लोग पता है समुद्र मंथन हो रहा था। तो समुद्र मंथन जो अमृत निकालने के लिए कर रहा था, उसी टाइम जो है ये भगवान विष्णु ने क्या किया था, कछुआ अवतार लिया था, जिसके ऊपर में कोई पहाड़ रख के जो समुद्र का मंथन कर रहे थे, वो अंदर में जो वो कछुआ बैठा था वो कुर्म अवतार था। और कुर्म अवतार किसका था, विष्णु का अवतार दिया था। तो हमारा 2 अवतार यहाँ पर जिक्र हो गया। फिर तीसरा अवतार जो हमारा भगवान विष्णु का वो है, याद रखिएगा, तीसरा अवतार भगवान विष्णु का यही है, वराह अवतार। तो वराह अवतार में क्या होता है, कोई जो असुर था वो पृथ्वी को एक बार समुद्र में छिपा दिया था कहीं पे, तो उसी को समुद्र को बचाने के लिए ही भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, जिसको हम लोग सुअर एक पकड़ कर बोलते हैं। फिर चौथा अवतार जो भगवान विष्णु का वो है नरसिंह अवतार। आप लोग को पता है नरसिंह अवतार जो उसने लिया है वो किस लिए लिया था, भगवान जो हमारा नरसिंह है वो प्रहलाद को बचाने के लिए अवतार लिया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नरसिंह अवतार जो लिया था वो किसको वध करने के लिए, तो आप लोग याद रखिए राजा हिरण्यकशिपु। जो राजा हिरण्यकशिपु इसी को वध करने के लिए क्या करते हैं, नरसिंह अवतार लिया था, किसने, भगवान विष्णु ने है। और राजा हिरण्यकशिपु कौन थे, तो आप लोग याद है प्रहलाद के पिताजी थे। और होलिका का जो होलिका दहन आप लोग मनाते हैं वो होलिका के भाई थे, कौन, वही राजा हिरण्यकशिपु। फिर हमारा चार अवतार जो हो गया वो हो गया। फिर 5वां अवतार जो इसका है भगवान विष्णु का वो है वामन अवतार। वामन अवतार जो 5वां अवतार ये किस लिए प्रसिद्ध, आप लोग पता है कि 3 डग में पूरा पृथ्वी ही इसने क्या कर लेते, नाप लिया था। और उसके बाद हमारा छठा अवतार आ जाता है भगवान विष्णु, जो हमारा भगवान विष्णु का छठा अवतार है वो है परशुराम जी। फिर 7वां अवतार आ जाता है राम। और 8वां अवतार हमारा कृष्ण जी है, जिसने कि आप लोग को पता है कि मामा कंस को जो हत्या किया था, किसने किया था, कृष्ण भगवान ने किया था। ये हमारा 8वां अवतार हो गया। और 9वां अवतार जब माना जाता है भगवान विष्णु का वो बुद्ध को माना जाता है, किसको माना जाता है, बुद्ध को ही माना जाता है 9वां अवतार भगवान विष्णु का। और 10वां अवतार जो माना जाता है वो कल्कि को माना जाता है। इस प्रकार हमारा जो यहाँ पर टोटल 10 अवतार को हम लोग जिक्र कर लिए, किसका, भगवान विष्णु जी का। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 32 और प्रश्न संख्या 32 में आप लोग पूछा जा रहा है कि विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। आप लोग याद रखें, मैडम भिखाजी कामा ने ही पहली बार विदेशी जमीन पर तिरंगा फहराया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैडम भिखाजी कामा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 33 है कि मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है। तो याद रखें, पिष्टक का अर्थ है लंबा प्रवेश द्वार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंबा प्रवेश द्वार। आप लोग याद रखिए, जो हमारा बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा क्या है, एक पिष्टक ही, क्योंकि बुलंद दरवाजा हमारा एक लंबा प्रवेश द्वार ही बनाया गया था। तो ये हमारा एक लंबा प्रवेश द्वार पिष्टक कहा जाता है, पिष्टक को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में से कौन सा स्थान समुद्री तट से ऊंचाई सबसे अधिक है। तो आप लोग याद रखिए, रानीखेत जो हमारा उत्तराखंड में स्थित है, ये समुद्र तट से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रानीखेत। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 से पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है। ये हमारा अमुक्त माल्यद। इसका राइट आंसर फिर सी हो जाएगा, अमुक्त माल्यद। और आप लोग याद रखिए, कृष्णदेव राय जी अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखे हैं, ये किस भाषा में लिखे थे, तो तेलुगु भाषा में लिखा गया। और आप लोग याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय और एक पुस्तक है जो हमारा है जामवती कल्याणम। जामवती कल्याणम ये संस्कृत भाषा में लिखा गया, किसके द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा। और इसी के दरबार में कौन रहता था, राजा तेलानी। आप लोग याद रखें, तेलानी रामन जो प्रसिद्ध है वो कृष्णदेव राय के ही दरबार में थे। और इसी के दरबार में अष्टदिग्गज थे, कौन, अष्टदिग्गज किसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में। लेकिन अगर पूछा जाए अष्टप्रधान तो अष्टप्रधान हो जाएगा शिवाजी, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। लेकिन पूछा जाए आप लोग को जो हमारा नवरत्न है वो किसके समय में, तो नवरत्न याद रखिएगा अकबर के समय में। नवरत्न और किसके समय में था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक और किसी शासक के जो हमारा साम्राज्य है, किसी शासक का, उसके दरबार में भी एक नवरत्न था, वो कौन था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक तो बता दें, एक नवरत्न जो हमारा अकबर के समय में था, और एक किसके समय में, तो आप लोग को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 में सबको पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद जो हमारा जीएसटी से संबंधित है वो अनुच्छेद 279 का ए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 279 का ए।
अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 37 है कि चाइना मैन, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा चाइना मैन जो संबंधित है वो क्रिकेट से संबंधित। यहाँ पर जिक्र जो हमारा है चाइना मैन का बात हो रहा है, चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन एक कर देकर और एक सवाल पूछ कर कि चाइना कप किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा चाइना कप पूछा जाए, चाइना कप, तब मारिएगा आप लोग फुटबॉल। चाइना कप किससे है? तो फुटबॉल से है। लेकिन अगर पूछा जाए चाइना मैन तो याद रखिए चाइना मैन हो गया क्रिकेट से। तो ये दोनों आप लोग को डाउट होने करने वाला चीज़ था, इसलिए बता दिया हूँ, चाइना मैन क्रिकेट से और चाइना कप फुटबॉल से। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 38 है कि ब्लॉक आर्ट, ब्लॉक आर्ट जो हमारा कर्नाटक राज्य की एक कौन सी शैली है? तो याद रखिए ब्लॉक आर्ट जो है कर्नाटक राज्य का एक नृत्य कला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नृत्य कला। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 है कि डाइस ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान या चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। ये क्या था? इल्तुतमिश ने। और आप लोग याद रखिए जो हमारा तुर्कान या चहलगानी इसको समाप्त फिर किसके द्वारा किया गया? समाप्त किया गया बलबन के द्वारा। स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन समाप्त किसने किया? बलबन ने समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 है कि किस राज्य में पेनुयोक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? तो ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है आप लोगों को कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता है, इसे लुम्बिनी का नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लुम्बिनी। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 42 की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा FIH का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनेवा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 43 है कि 43 में पूछा आप लोग के निम्न से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं? आप लोग को पता है क्वाड समूह टोटल 4 देश है, और 4 देश कौन कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और USA अर्थात अमेरिका है। कनाडा इसमें नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कनाडा इसका हिस्सा नहीं बल्कि अमेरिका इसका हिस्सा है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 44 है कि डैश दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है? तो याद रखिए जो हमारा मूल मुद्रास्फीति है यही मापती है। इसका राइट आंसर में सी हो जाएगा, मूल मुद्रास्फीति जो वो भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 45 है कि प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष हिंदी दिवस आप लोग पूछा जाए तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 46 है कि बोरेल वन्य अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखिए बोरेल वन्य अभ्यारण्य जो स्थित है वो असम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, असम। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 47 है कि उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो ये नाम है ब्राह्मणी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राह्मणी। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में से कौन सी इंटरप्रेटर ऑफ मेंडलीज नामक पुस्तक के लेखिका है? तो याद रखिएगा इंटरप्रेटर ऑफ मेंडलीज पुस्तक लेखिका जो है वो झुम्पा लाहिरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झुम्पा लाहिरी। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 49 है कि निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? याद रखिए चार चमन नामक पुस्तक जो लिखा गया था वो चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 50 है कि निम्न में से किस वर्ष समिति आयु अधिगम का प्रारंभ अधिनियम किया गया था? आरंभ और अधिनियम किया गया था, याद रखिए ये किया गया था 1891 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1891 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम लोग 50 जीके का क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग का स्टार्ट होता है गणित, सॉरी विज्ञान का। विज्ञान का 25 क्वेश्चन हम लोग अब करने वाले हैं, और यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसे आप लोग के चित्र कवर कीजिए। कंटेंट आप लोग को फुल मिलने वाला है, जैसे कि पता आप लोग को कंटेंट कितना मिल रहा है, तो ये सभी क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा 51वां प्रश्न है कि रिकेट्स बीमारी शरीर का कौन सा अंग है? तो याद रखिएगा रिकेट्स बीमारी जो है वो शरीर का प्रभावित करता है, हड्डी को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, रिकेट्स जो है वो किसको प्रभावित करता है? तो हड्डी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 है कि LED अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती है गैलियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैलियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 की हरित शैवाल किसे कहा जाता है? किसे हरित शैवाल भी कहते हैं? याद रखिएगा क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को हम लोग हरित शैवाल भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोफाइसी।
अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 54 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 54 में कि 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो याद रखिए आप लोग, जो हमारा 3 से 12 समूह वाले तत्व है इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक का तत्व। तो हमारा 3 से 12 डी ब्लॉक आ जाता है, और 1 से 2 जो हमारा समूह है वो एस ब्लॉक में आता है। और हमारा पी ब्लॉक जो है पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ आता है, तो याद रखिएगा हमारा जो 12 के बाद 13 से 18 तक है वो पी ब्लॉक में आता है। यहाँ हमको पूछा गया है कि 3 से 12 समूह वाले तत्वों को किस ब्लॉक में रखते थे, डी ब्लॉक में रखते हैं, इसको हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। और आप लोग याद रखें एफ ब्लॉक का तत्व जो उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अर्थात आंतरिक जो हमारा संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं, एफ ब्लॉक का एलिमेंट को। लेकिन डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 55 है कि डैश जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक अर्थात फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसमें फंगी का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन बोलते हैं किसको, माइकोलॉजी। अगर पूछा जाए शैवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो शैवालों का अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल हो गया, माइकोलॉजी हो गया कवक। अगला प्रश्न यहाँ पर 56 प्रश्न है कि इस आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। तो 11 तत्व ही ऐसा है ज्ञात तत्वों में जिसमें कि गैसीय रूप में रहता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन हो, हीलियम हो गया, ये सभी नाइट्रोजन हो गया, हमारा ये सब क्या है, तो गैस है। ये सभी मात्र 11 ही इसकी संख्या है गैसों की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 57 है कि डैश रम्यता परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है। तो ये हमारा विधि है कौन सा, ऑर्बोरिकल्चर। तो ऑर्बोरिकल्चर जो हमारा ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये पेड़ों को लगाने और उसके प्रबंधन की एक विधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 58 है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाता है। पदार्थ अगर सबसे छोटा कण पूछा जाए तो अणु मारिएगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण पूछा जाए तो अणु हो जाएगा। लेकिन अगर तत्व का सबसे छोटा कण पूछा जाता है तो वो परमाणु मारेगा। लेकिन परमाणु को तोड़कर अभी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो कौन कौन सा है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कर दिया गया है। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, आप लोग याद रखिएगा प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है। और आप लोग याद रखिएगा हमारा रदरफोर्ड के द्वारा जो खोज किया गया है वो कभी कभी पूछा जाता है, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड भी आता है, कभी कभी गोल्डस्टीन में आता है। जैसा ऑप्शन है उसके अनुसार आप लोग मारिएगा। और उसके बाद आप लोग को पूछा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। और आप लोग को पता है कि न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 59 है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन जो है इसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए क्षारीय का, तो क्षारीय का 7 से अधिक हो जाएगा। लेकिन उदासीन का पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। और आप लोग याद रखिए जो सबसे अधिक जो पीएच मान हमारा यहाँ पर अभी तक जिक्र है, हमारा जो ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका लिखा जाता है। तो इसका जो पीएच मान होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वो होता है 10.5। याद रखिएगा 10.5 किसे होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 60 है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह कौन सा हमारा नियम है, तो याद रखिए न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम है हमारा। मतलब अगर कोई वस्तु गति में ही रहेगा जब तक हम लोग उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, और जो वस्तु स्थिर वो स्थिर नहीं रहेगा जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाते। ये किसका नियम है, तो याद रखिएगा न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 यहाँ पर छूट गया है। प्रश्न संख्या 61 यहाँ पर हमारा है कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व का बहुलता होता है। तो याद रखिए हमारा जो अधिकतर चट्टानों और खनिजों में जो बहुलता होता है वो होता है किसका, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो अधिकतर चट्टानों में सिलिकॉन वगैरह का होता है अधिकतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न पर गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग, तो याद रखिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 63 है कि उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या करता है। तो याद रखिए उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया की दर को बदलना, या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। यहाँ पर दर बदल कर देता है, यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मतलब उत्प्रेरक क्या कर सकता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि ए बी होगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 64 है कि यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, का कार्य क्या है। तो याद रखिएगा यकृत का कार्य ग्लूकोज के ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों को कि जो हमारा मानव है, मनुष्य या जानवर है, वो अपना भोजन किस रूप में
जो संग्रहित करता है वो करता है ग्लाइकोजन के रूप में, और पेड़ पौधे जो है वो स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित करता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 65 है कि एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 20 जूल कार्य होता है, तो बिंदुओं के बीच विभवांतर है। तो ये देखिए हमारा जो फार्मूला होता है B बराबर वो होता है W/Q, और हमारा जो यहाँ पर W क्या है, कार्य, और Q हमारा आवेश है। तो यहाँ पर हम लोग को कार्य दिया गया कितना, 2 जूल दिया गया, और हमारा आवेश जो दिया गया वो 20 कूलम दिया गया। इस पर हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 0.1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट। इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा है 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 है कि कोणीय वेग का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में कौन सा होता है। कोणीय वेग का आप लोग याद रखिए फार्मूला जो होता है कोणीय वेग का वो होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। तो रेडियन का कोई यूनिट होता नहीं, लेकिन सेकेंड का हमारा जो है वो किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट सेकेंड हमारा हो गया। तो और हमारा यहाँ पर अगर इसको हम लोग इस रूप में फॉर्म में तोड़ना चाहें तो हमारा सिर्फ टी है इसमें जिक्र होगा, बाकी बात सभी ml क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हमारा टी जो हमारा समय सेकेंड है वो नीचे है, तो हमारा टी पर पावर -1 हो जाएगा, और हमारा m0l0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा किस ऑप्शन में m0l0 और t-1 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 67 है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है। याद रखिए ध्वनि की तीव्रता जो निर्धारित की होती है वो आयाम से निर्धारित होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होता है, वो आयाम से होगा। लेकिन अगर पूछा जाए ध्वनि की जो तारत्व होता है वो किससे निर्धारित होता है, तारत्व याद रखिएगा, तारत्व या तीक्ष्णता पूछेगा तो वो आवृत्ति से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 68 है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है। तो याद रखिए शरीर में आयोडीन की कमी से बीमारी होता है वो घेंघा बीमारी होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा घेंघा। और आपको याद रखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कैर्वी होता है। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 69 है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो ये हमारा वायु है। वायु ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, बल्कि ये क्या है, एक मिश्रण है। इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा वायु। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 70 है कि प्रश्न संख्या 70 पूछा आप लोगों की कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो ये हमारा लवक है। तो लवक जो सिर्फ पौधे में पाया जाता है, ना कि जानवर में पाया जाता है। अगला प्रश्न पे प्रश्न का 71 है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 72 है। प्रश्न संख्या 72 में आपको पूछा जा रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा, तो किया जाता है डीएनए के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा डीएनए। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 73 कि कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा आवेशित नहीं किया जाता है। तो आप लोग को पता है क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधे का रंग, पत्तियों का रंग होता है वो हरा होता है। साथ वो हरा क्यों दिखाती है, क्योंकि वो हरा रंग को अवशोषित नहीं कर सकता है, इसलिए वो हरा रंग परावर्तित करता है, इसलिए हरा रंग दिखता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो हमारा क्लोरोफिल है वो हरे रंग को अवशोषित नहीं किया कर सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया गया है न्यूटन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा न्यूटन। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 75 एक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार गैस का आदर्श गैस, यहाँ पर है आवर्त सारणी नहीं है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का जो ग्राम अनुक आयतन होता है वो कितना होता है, वो 22.4 लीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें 50 जीके था और 25 हमारा साइंस का क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोग को कंटेंट फुल ऑफ कंटेंट मिला होगा इस वीडियो में। आशा करता आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को जीके जीएस के पर्पज़ से हेल्पफुल हुआ होगा ये वीडियो। इसी प्रकार का आप लोग वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।